हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का यहाँ पर जो आपका फार्मूला होता है F21 इक्वल टू यहाँ पर होता है माइनस साइन के साथ में F12। ये फार्मूला आप सभी लोग यहाँ पर किस प्रकार से प्रूफ करने वाले हैं, और यहाँ पर बच्चों जो आप सभी लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का फार्मूला लिखते हैं F12 F21 के फॉर्मेट में, ये आप सभी लोग किस प्रकार से लिखते हैं, इसके सभी घन चक्कर के बारे में, सभी डाउट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बच्चों हम बताने और समझाने वाले हैं। और अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में, और ये वीडियो आप सभी लोग के क्लास 12th और यहाँ पर IIT और JEE नीट वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में, जहाँ पर बच्चों आप फार्मूला स्टडी करते हैं। वेक्टर फॉर्मेट में आपका फार्मूला होता है F21 बराबर होता है यहाँ पर बच्चों नेगेटिव साइन के साथ में F12 के साथ में। इसी फॉर्मूले को यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग इस तरीके से लिख सकते हैं F12 यहाँ पर आपका बराबर होता है नेगेटिव साइन ऑफ F21। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला आप सभी लोग किस प्रकार से यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर बच्चों हम 1 बाय 1 करके हर एक स्टेप के बारे में बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए इसका इंपॉर्टेंट फिगर क्या होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 पॉइंट चार्ज यहाँ पर बच्चों हम कंसिडर करते हैं। पहला पॉइंट बच्चों यहाँ से आपका A पॉइंट होता है, जिस पर आपका चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस चार्ज को यहाँ पर हम Q1 चार्ज कहते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम B पॉइंट कहते हैं। और इस B पॉइंट पर यहाँ पर जो आपका चार्ज होता है, इस चार्ज को यहाँ पर हम पॉजिटिव Q2 चार्ज कहते हैं। और इन दोनों चार्ज के बीच की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर क्या होती है, आपकी डिस्टेंस होती है चार्ज Q1 और Q2 के बीच की यहाँ पर डिस्टेंस होती है, जिसको स्मॉल r से दिखाते हैं। यहाँ तक का पूरा फिगर आप सभी लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के अंदर में अच्छी तरह से स्टडी किया है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये फार्मूला आप सभी लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रूफ करने वाले हैं, और इस फिगर के अंदर में यहाँ पर आप सभी लोग किस प्रकार से न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ लगाने वाले हैं, सभी के बारे में 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये जो आपका Q1 चार्ज होता है और यहाँ पर ये जो आपका Q2 चार्ज होता है, दोनों चार्ज यहाँ पर बच्चों नेचर में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अगर दोनों चार्ज यहाँ पर नेचर में पॉजिटिव होते हैं तो Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाता है, Q2 चार्ज यहाँ पर Q1 पर फोर्स लगाता है। और जब यहाँ पर दोनों चार्ज नेचर में सेम है तो इनके बीच में यहाँ पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को यहाँ पर बच्चों हम रिपल्सन फोर्स कहते हैं। अगर यहीं पर बच्चों हम बात करते हैं कि Q1 चार्ज यहाँ पर नेगेटिव हो जाए और Q2 चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए, तो दोनों चार्ज यहाँ पर क्या होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। और जब ये दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं तो इनके बीच में यहाँ पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को यहाँ पर बच्चों हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के अंदर में इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी किया है। यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि ये फॉर्मेट आप सभी लोग किस प्रकार से वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले स्टडी करना है चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम इस तरीके से यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, जिस पॉइंट को यहाँ पर हम P पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर आपका कोई भी चार्ज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये चार्ज जब किसी पॉइंट पर फिक्स होता है तो ये अपने सराउंडिंग स्पेस, यहाँ पर बच्चों ये जो इसके चारों ओर का स्पेस होता है, इसी स्पेस को यहाँ पर हम सराउंडिंग स्पेस कहते हैं। और जब ये चार्ज किसी भी पॉइंट पर इस तरीके से फिक्स हो जाता है तो अपने सराउंडिंग स्पेस में इस तरीके से फील्ड लाइन को जनरेट करता है। तो ये बच्चों यहाँ पर क्या होती हैं,
चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस की गई फील्ड लाइन होती हैं, जिस फील्ड लाइन को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अगर ये चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड लाइन जनरेट होती है सराउंडिंग स्पेस में वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, जिस डायरेक्शन को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। सेम तरीके से वैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर ये चार्ज निगेटिव होता है तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो फील्ड लाइन जनरेट होती हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, जिस डायरेक्शन को यहाँ पर वैसे हम इस तरीके से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यही जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, यही जो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर क्या करती है, इस चार्ज Q2 पर फोर्स लगाती है और यहाँ पर Q2 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है वो Q1 पर फोर्स लगाती है। यहाँ तक का लॉजिक और कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट या कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं इस फोर्स के और फोर्स के डायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये कंसिडर करना है कि पॉइंट ए पर आपका Q1 चार्ज रखा गया, ये नेचर का पॉजिटिव होता है। पॉइंट बी पर आपका चार्ज रखा गया Q2, ये भी नेचर का कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर Q1 चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट करता है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन Q1 से इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ती है तो Q2 पर फोर्स लगाती है। Q2 चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो ये इस तरीके से पीछे की तरफ मूव करना शुरू करता है और जब ये इस तरीके से पीछे की तरफ मूव करता है तो यही जो यहाँ पर डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं। जिस फोर्स की डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में दिखाने वाले हैं। तो ये जो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं। फोर्स को बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्मेट में दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपका सबसे बड़ा जो डाउट होता है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो आपका कन्फ्यूज़न होता है, घनचक्कर होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर हम 1 2 और 2 1 किस तरीके से लिखते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर समझना है, जब Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाता है तो Q1 चार्ज यहाँ पर इनिशियल चार्ज कहलाएगा, Q2 चार्ज यहाँ पर आपका फाइनल चार्ज कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फाइनल चार्ज की वैल्यू लिखना है। यहाँ पर बच्चों आपको इस तरीके से 2 लिख देना है। इसके बाद इनिशियल चार्ज की वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 1 लिख देना है। तो यहाँ पर बच्चों आप इस तरीके से फोर्स को वेक्टर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसी के जैसा बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जो Q2 चार्ज होता है वो Q1 पर फोर्स लगाता है। तो Q2 चार्ज से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होती है वो इस तरीके से यहाँ पर जनरेट होते हुए आगे तक बढ़ती है और इस Q1 पर फोर्स लगाती है। तो ये जो आपका Q1 चार्ज होता है सेम नेचर का होता है, तो ये इस तरीके से इधर की तरफ यहाँ पर मूव करता है और जब ये चार्ज इधर की तरफ मूव करता है तो ये जो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन होती है मूव होने वाली है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन कहते हैं। जिस फोर्स को यहाँ पर हम सेम तरीके से इस तरीके से दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में किस तरीके लिखने वाले हैं। तो सेम तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको फॉलो करना है। ये जो आपका चार्ज है इसको हम इनिशियल पॉइंट कहेंगे, इसको हम फाइनल पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 जो आपका फाइनल पॉइंट होगा, इसके बाद हम इनिशियल को लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 2 को लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक का पूरा लॉजिक, पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये जो आपका फिगर बन के कंप्लीट होता है, इसमें आप यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि जो आपका फोर्स होता है Q1 चार्ज के अकॉर्डिंग Q2 पर लगता है, इसकी डायरेक्शन इधर होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे Q2 चार्ज जब Q1 पर फोर्स लगाता है तो इसकी डायरेक्शन इधर होती है। मतलब ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका फोर्स होता है F21 और यहाँ पर ये जो आपका फोर्स होता है F12, दोनों फोर्स क्या होते हैं, आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि ये जो आपका फोर्स होता है, इस पर जो फोर्स लगता है वो 5 न्यूटन का लगता है। तो सेम तरीके से यहाँ पर आपको कंसीडर करना है कि इस पर जब फोर्स आपका लगेगा तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन का हो जाएगा। तो दोनों फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, आपस में बराबर होती है। लेकिन इन दोनों फोर्स की यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, इस तरीके से होती है। तो इस केस में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि न्यूटन बाबा का यहाँ पर थर्ड लॉ इसके अंदर में फॉलो होता है। तो इस कंडीशन को लेकर के यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट आप सभी लोग यहाँ पर किस तरीके से प्रूफ करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पर याद करने वाले हैं कूलॉम्स बाबा को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का फार्मूला यहाँ पर आप सभी जानते हैं। फार्मूला आपका चलता है F
इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई यहाँ से आपका होता है आर स्क्वायर। इसी फार्मूले को यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने इस वीडियो के जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से स्टडी किया है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस फोर्स को और इस फोर्स को यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाने वाले हैं, वेक्टर फॉर्म में शो करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखने वाले हैं कि जो आपका Q1 चार्ज होता है वो Q2 पर फोर्स लगाता है, जिस फोर्स की डायरेक्शन बच्चों यहाँ पर आपकी F21 होती है। तो यहाँ पर हम इसी लाइन को सबसे पहले यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से हैश टैग करके लिखेंगे Q1 चार्ज एक्टेड फोर्स ऑन Q2, और उस फोर्स को यहाँ पर हम F21 से इस तरीके से वेक्टर फॉर्मेट में दिखाने वाले हैं। अब इस फोर्स को अगर बच्चों यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर बच्चों हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर फॉर्मेट में यहाँ पर आपका हो जाएगा के Q1 इंटू यहाँ से हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई दोनों चार्ज के बीच की यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है उसको हम R से दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा R स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पर बच्चों एक चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है कि डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। यूनिट वेक्टर की यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1 होती है। इसका सिर्फ काम यही होता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है उस डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। जिस यूनिट वेक्टर को यहाँ पर हम इस तरीके से आर कैप से दिखाने वाले हैं। और इस केस में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जो भी आपकी वैल्यू चल रही है उसी वैल्यू को यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इस तरीके से इस इक्वेशन को यहाँ पर हम बॉक्स में हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सेम तरीके से कि यहाँ पर जो आपका Q2 चार्ज होता है जब Q1 पर फोर्स लगाता है तो इस फोर्स को हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर हम इस फोर्स को यहाँ पर कूलम्ब्स बाबा के इस फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो किस तरीके लिखेंगे, तो यहाँ पर हम सेम तरीके से लाइन को कॉपी करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे सिमिलरली यहाँ पर हम हैश टैग करके लिखेंगे। यहाँ पर जो आपका चार्ज होता है Q2, यहाँ से लिखेंगे Q2 चार्ज एक्टेड फोर्स ऑन Q1, और इस फोर्स को यहाँ पर हम इस तरीके से वेक्टर फॉर्मेट में 1 2 से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 2 और यहाँ पर हम इस फोर्स को कूलम्ब्स बाबा के इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका फोर्स का फार्मूला हो जाएगा F12 वेक्टर फॉर्मेट में यहाँ से आपका चलेगा के Q1 इंटू यहाँ से हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई यहाँ पर आपका डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। और यहाँ पर हम इस फोर्स की डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए यूनिट वेक्टर यहाँ पर हम इस तरीके से आर कैप से दिखाएंगे। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर आपका 1 2 चल रहा है तो सेम तरीके से यहाँ पर आपको इस तरीके से 1 2 लिख देना है। इसको यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि इसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग का न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ किस तरीके से कूलम्ब्स के इस फॉर्मेट के अंदर में एप्लीकेबल होने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से एक बार नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने इन सभी के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आप सभी लोग का न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ इसके अंदर में एप्लीकेबल होने वाला है वो किस तरीके से लगने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों आप स्टडी करते हैं कि जब Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स लगाता है तो इस केस में फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होती है। सेम तरीके से यहाँ पर बच्चों आप स्टडी करते हैं कि जब Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स लगाता है तब इस केस में फोर्स की डायरेक्शन इधर होती है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि इधर साइड यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो 5 न्यूटन का होता है। सेम तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं इधर साइड जो आपका फोर्स लगता है ये भी 5 न्यूटन का होता है। तो दोनों फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, आपस में बराबर होती है। लेकिन इन दोनों फोर्स की यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे
दूसरे के अपोजिट होती है तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि इसके अंदर न्यूटन बाबा का यहाँ पर थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। और इस केस में यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस फोर्स की डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और यहाँ पर हम आगे नई लाइंस लिखने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इस केस में यहाँ पर हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये फॉर्मेट आप सभी लोग यहाँ पर किस तरीके से प्रूफ करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम नई लाइंस लिखेंगे, हेयर according to न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए इस तरीके से यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे यूनिट वेक्टर r कैप 2 1, ये बच्चों यहाँ से आपका बराबर होता है नेगेटिव साइन ऑफ यूनिट वेक्टर r12। इसको यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरीके से इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम नई लाइंस लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर आपको फोर्स की वैल्यू मिलती है F21 वेक्टर फॉर्मेट में इक्वल टू यहाँ से आपका चलता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। और यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, R21 की जगह पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका नेगेटिव साइन होता है ये इस तरीके से यहाँ पर बच्चों बाहर आ जाता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, R21 की जगह पर यहाँ पर हम इस तरीके से यूनिट वेक्टर R12 यहाँ पर पुट कर देते हैं। और इसको बच्चों यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। और इस तरीके से इस इक्वेशन को यहाँ पर हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को यहाँ पर बच्चों हम इक्वेशन नंबर सेकेंड को और यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 होती है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखते हैं कि K Q1 Q2 डिवाइड बाई यहाँ से R स्क्वायर, और ये जो यहाँ पर आपका यूनिट वेक्टर होता है ये बच्चों यहाँ पर क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो इस केस में यहाँ पर आपको मिलता है कि ये जो आपका फोर्स होता है और ये जो फोर्स होता है आपस में एक दूसरे के बराबर होता है और यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के साथ बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या बच्चों आप इन दोनों इक्वेशन की आपस में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहां पर हम नई लाइंस लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड सेकेंड। यहां पर हम इन दोनों इक्वेशन की आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 को लिखेंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा F21 वेक्टर फॉर्मेट में, और ये जो यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है इसको हटा करके यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से माइनस साइन को यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पर आप जानते हैं ये वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, इसके बराबर होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे वेक्टर फॉर्मेट में 1 2, और यहाँ पर बच्चों अगर हम नेगेटिव साइन को यहाँ से इधर से हटाएंगे तो ये जो आपका नेगेटिव साइन होता है ये नेगेटिव साइन बच्चों इधर साइड आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या करते हैं, कूलाम्स बाबा के वेक्टर फॉर्मेट को बड़े ही आसान तरीके से और शानदार तरीके से न्यूटन बाबा के थर्ड लॉ का यूज़ करके इस तरीके से प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ तक का पूरा टॉपिक कंप्लीटली यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट या किसी भी स्टेप में कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।